सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है राजेंद्र बाबू। तो बच्चों, पाठ के अंतर्गत लेखिका ने राजेंद्र प्रसाद जी यानी कि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में बताया है, उनका चरित्र चित्रण किया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 4 राजेंद्र बाबू। पाठ परिचय जान लेते हैं बच्चों। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चरित्र चित्रण किया गया है। यानी कि पाठ के अंतर्गत राजेंद्र प्रसाद जी के उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो जीवन था, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है लेखिका के द्वारा। क्या कह रही है लेखिका? राजेंद्र बाबू को मैंने पहले पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। तो लेखिका का तो संबंध ही हमेशा गद्य पद्यों से रहा है, रहते हैं ये लोग गद्य और पद्य की दुनिया में ही रहते। तो वो कह रही है कि जब उन्होंने पहली बार देखा राजेंद्र बाबू जी को, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके आसपास गद्य रूपी वातावरण उपस्थित है। लेकिन जब उन्होंने उनको और जाना, तो पता चला कि उस गद्यात्मक वातावरण के साथ पता नहीं कितने भावात्मक क्षण जुड़े हैं, कितनी उनके अंदर भावनाएं भरी हुई थी। और एक तरीके से जैसे फूलों की माला गूंथी जाती है, ऐसे ही ये सारे क्षण एक दूसरे से जुड़े हैं। और ये कौन सा क्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितने क्षण हैं, ये बताना बहुत कठिन बात है। अब आगे बता रही हैं। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीत अवकाश में अपने घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा में कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। बता रही है, जब वो प्रयाग में बीए कक्षा में पढ़ती थी, तब वो अपनी सर्दियों की छुट्टी में अपने घर भागलपुर जा रही थी। तो पटना जो जगह है, वहां पर इनको मिलना था राजेंद्र प्रसाद जी से, इसीलिए इन्होंने स्टेशन पर ही कुछ घंटे राजेंद्र प्रसाद जी के इंतजार में बिताए। स्टेशन के एक और 4 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में परंतु कुछ नागरिक जनों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान है। वो कह रही है कि वो तो इंतजार कर रहे थे उनका, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बेंच पर बैठे हैं और जो ग्रामीण लोग हैं उन्होंने उन्हें घेर रखा है, एक सज्जन जो बेंच पर बैठे हैं उन्हें गांव वालों ने घेर रखा है। और फिर उन्होंने जब ध्यान से देखा और अपने भाई से उनके बारे में पूछा कि लोगों ने क्यों घेर रखा है, तब बताया कि ये जो सज्जन बैठे हैं, अच्छे से जो व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति बैठे हैं, यही राजेंद्र बाबू हैं। तो लिखी क्या कह रही, तब मैंने उनका अभिवादन किया। अभिवादन यानी कि नमस्ते, प्रणाम आदि आदि। पहली दृष्टि में ही जो आकृति दृष्टि में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई रेखा जोड़ी और न कोई नया रंग भरा। तो यानी कि वो कह रही कि जो मैंने उन्हें पहली बार जब देखा था और उसके बाद कई वर्षों तक मैं उन्हें लगातार देखती रही, मिलती रही, लेकिन जो जैसे वो पहले थे वैसे ही रहे। सत्य में से कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं है। सचमुच वो सत्य स्वरूप थे, इसलिए उनके अंदर कुछ घटा और बढ़ा नहीं। काले घने छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा माथा, मतलब उनका रंग रूप का वर्णन कर रही हैं वो। घनी भ्रुकुटियों के बीच बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भरी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे सुडोल होठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के होठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकृष्ट कर लेती थी। मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व का लेखिका के द्वारा वर्णन किया गया। वो कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि अनायास या अचानक से ही कोई उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था, उनकी तरफ खिंचा चला जाता था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा देती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरे और बाएं पैर की पिंडली। तो वो कहती है कि उनके में जो कपड़े थे उनमें भी गांव वाला पन झलकता था और ऐसा अच्छे से वो पहनते थे कि तुम्हारा जो ध्यान है उसमें ही उलझ कर रह जाए। खादी की मोटी धोती और एक और इस प्रकार से उसको बांधा गया होता था कि दाहिने पैर का तो वो घुटना छूती थी और दूसरे बाएं पैर की पिंडली को छूती थी। ठीक है, घुटनों के जो नीचे वाला भाग होता है बच्चों, उसको पिंडली कहते हैं। मोटे खुरदरे काले बंद गले के
कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटनों के नीचे का बटनों से बंद था। तो कहती है कि उन्होंने काला बंद गले का कोट पहना हुआ था, मोटा और खुरदरा था, ऊपर का भाग का बटन टूट गया था इसलिए वो खुला हुआ था और नीचे बटन सारे बंद थे। सर्दी के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उसमें भी विचित्र स्वच्छंदता वाह था। एक मोजा जूते पर उतर आया था और दूसरा टखने पर घेरा बना रहा था। तो कह रहे कि जैसे कोट और धोती में उनका था, मतलब विचित्र सी थी, अनोखापन था, स्वतंत्र थी अपने आप में उनकी जो वेशभूषा थी, ऐसी जूतों में एक मोजा तो क्या हुआ था, जूते तक आ गया था उतरकर, और दूसरा टखने तक था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का, न टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। कहते हैं कि उन पर इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि जूतों का रंग ही पता नहीं चल रहा था, उसका रंग रूप कुछ नहीं दिख रहा था। और गांधी टोपी जो उन्होंने लगाई हुई थी वो तो और भी अनोखी थी। उसकी आगे की नोक बाई भों पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, कि मतलब इतनी नीचे हो गई थी कि भों तक आ रही थी उसकी नोक। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहन आए हैं। मतलब ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि उन्होंने करीने से कपड़े नहीं पहने हैं, किसी जल्दबाजी में थे इसलिए उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं। को कहीं बटन टूटा है, कहीं टोपी नीचे गिर रही है। अतः जो जहां स्थिति में अटक गया वही उसी स्थिति में अटका रहा। तो मतलब जो जैसा रह गया वैसा ही उन्होंने रहने दिया। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया होगा। बहुत सोचने के उपरांत उसकी अनुभूति का कारण समझ में ना आ सका। मतलब उनका जो चेहरे का जो भाव था, जो आकार था, ऐसा लगता था कि पहले हम इनसे कभी मिले हैं, इनको कहीं देखा है। शायद काफी लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों लगा हमें। राजेंद्र मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी। अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो जाता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में भी सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। वो कह रहे हैं कि उनका चेहरा ऐसा था और शरीर का जो गठन था, उनकी जो वेशभूषा थी, पोशाक जो वो पहनते थे, ऐसा लगता था कि आम भारतीय नागरिक है, या हम कह सकते हैं आम भारतीय किसान है। क्योंकि तभी तो उनको देखकर ऐसा लगता था हर व्यक्ति को हमने कहीं पहले देखा है, कहीं देखा था, क्योंकि लोग उनका संबंध अपने संबंधियों से, अपने जान पहचान के लोगों से जोड़ने लगते थे, क्योंकि वो बिल्कुल भारतीय लोगों की जैसे ही दिखते थे। ठीक है। प्रतिभा और बुद्धि की विशेषता के साथ साथ उनमें उन्हें भी गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी। वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शब्द है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति रखती है। तो कहते हैं कि वो उनका जो रूप रंग था एकदम साधारण था, सब कुछ मतलब भारतीय लोग जैसा था, लेकिन उनमें प्रतिभा भरी हुई थी। बहुत प्रतिभा के वो धनी थे, बुद्धि बुद्धि भी उनमें बहुत अच्छी थी, बहुत होशियार थे। प्रतिभा तो उनके वो भगवान जैसे कूट कूट कर उनके अंदर भर देते। उनके अंदर गंभीर संवेदना थी। संवेदना होता है यानी कि दूसरों के सुख दुख या किसी भी भाव का अनुभव करना। ठीक है। इसीलिए जो वो जो उनकी जो सामान्य से थे उसमें व्यापकता आ गई थी। ठीक है। गहराई थी उनके अंदर। भाई जवाहरलाल जी की अस्त व्यस्तता भी व्यवस्था से निर्मित होती थी, किंतु राजेंद्र बाबू की सारी व्यवस्था ही अव्यवस्था का पर्याय थी। तो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी बहुत व्यस्त रहते थे, और लेकिन उनकी हर चीज व्यवस्थित रहती थी। लेकिन जो राजेंद्र बाबू की जो व्यवस्था थी वो अव्यवस्था जैसी लगती थी। यदि दूसरे जवाहर जी लाल जी की अस्त व्यवस्था देख ले तो उन्हें बुरा नहीं लगता था, परंतु अपनी अस्त व्यवस्था प्रकट होने पर राजेंद्र बाबू भूल करने वाले बालक के समान संकुचित हो जाते थे। एक दिन दोनों पैरों में दो भिन्न रंग के मोजे पहने किसी ने उन्हें देख लिया तो उनका संकुचित हो उठता अनिवार्य था, परंतु दूसरे दिन वे स्वयं सावधानी से रंग का मिलान करके पहनते तो पहले से अधिक अनमिल रंगों को पहन लेते। मतलब उन्हें ये था नहीं, उनमें उनके अंदर अगर जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ हो जाते थे, बिजी होने के कारण कुछ उनके अस्त व्यस्त हो जाते थे,
तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनके साथ क्या होता था, क्योंकि ये ज्यादा अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देते थे कि उनको किस प्रकार से मैदान करना चाहिए, इसीलिए इनके कपड़ों में ऐसा रहता था, अनमिल कपड़े पहन लेते थे। और कई कोई अगर मतलब एक दिन क्या हुआ, अलग अलग पैरों में 2 अलग अलग रंग के मोजे पहन लिए, और जब किसी ने उन्हें देख लिया ऐसे तो उनका मन संकुचित हो गया, मतलब वो सोचने लगे अरे मैंने क्या कर दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से रंगों का मिलान पर ध्यान दिया तो और भी अलग अलग से रंग पहन लिए। तो क्योंकि वो इतना ध्यान नहीं देते थे, उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता के साथ ही उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो जाता है। जब मोजों में से 5 उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूतों के तले पैरों के तलवों के गवाक्ष बनने लगते, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहज लेते। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थता का अनुभव किया था। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। तो कह रहे हैं कि जैसे राजेंद्र प्रसाद जी रहते थे, ऐसे ही उनका जो सचिव था, जो उनका हम कह सकते हैं उनका सारी चीजों को मैनेज करता था, वो बिल्कुल उनके भाई जैसा ही था, जिनका नाम था चक्रधर। वो तब तक अपने जूतों को, मोजों को नहीं बदलते थे कि जब तक मोजों में से तो 5 उंगलियां बाहर ना निकल आए, जूतों के जो तले हैं वो बिल्कुल घिस ना जाए, पैर जमीन को ना छूने लगे, और बहुत आराम से रहते थे, तब तक वो बदलते नहीं थे। और वो पुराने से पुराने कपड़ों के जो राजेंद्र बाबू जी के कपड़े थे उनको अपने आप पहन लेते थे, मतलब उनको पहन लेते थे, और अपने आप को बहुत समझते थे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझ पर बहुत उपकार किया है राजेंद्र जी ने जो मुझे ऐसे कपड़े दिए। तो ऐसे कह रहे हैं लेखक, कह रही है ऐसे गुरु शिष्यों की जोड़ी मैंने कभी नहीं देखी। आगे पढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे 1936 में मिला। 1936 में लेखिका मिली है उनसे और ज्यादा पास से, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास करने प्रयाग आए। उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर विद्यापीठ की परीक्षा में बैठा सकूं तो उन्हें शीघ्र विद्या प्राप्त हो सकेगी। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब वो अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और महिला विद्यापीठ महाविद्यालय का शिलान्यास यानी कि उद्घाटन करने के लिए प्रयाग में आए, पता चला कि उनकी 15-16 पोत्रियां हैं, पोत्रियां इनकी पोती हैं, और उनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वो कहते हैं लेखिका से अगर आप इन्हें अपने छात्रावास में रख लें और फिर परीक्षा में बिठा दें, विद्यापीठ की तरफ से जो परीक्षा होती है, तो ये अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी। पहले बड़ी फिर उससे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई और उन्हें देखने प्राय उनकी दादी और कभी उनके दादा प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंज्ञ संबंधों की सूत्रधारणी। तो वो कह रही है कि फिर इस तरीके से उनकी जो सारी जो थी वो मेरे संरक्षण में आ गई, मेरी देखभाल में, छात्रावास में पढ़ने लगी, और वो दादा दादी यानी कि राजेंद्र बाबू और उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आया करते थे, और तभी उनकी पत्नी के बीच संपर्क में आने का लेखिका को मौका मिला। सहधर्मिणी यानी कि राजेंद्र बाबू जी की पत्नी बहुत ही समझ लो, कह रही है लेखिका वो भी धरती की पुत्री थी, साध्वी महिला थी, जैसे साधु लोग होते हैं वैसी, सरल थी, सबको क्षमा देने वाली थी, और सबके लिए ममता रखने वाली थी, और सभी लोगों से संबंध बनाने वाली थी। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया था। सम्भ्रात परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों से नीचा करके बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। तो बताती है कि उन्होंने बताया होगा लेखिका को कि बालिका वधू यानी कि कम उम्र में जो शादियां हो जाती है उसमें आई थी, वो शादी होकर घर में आई थी, और जैसे उनके परिवार की प्राचीन काल में जो परिवारों की परंपरा रही है, उन्हें उसके कारण ही घंटों तक से नीचा करके बैठना पड़ता था, जिसके कारण उनकी रीढ़ की हड्डी ही झुक गई थी, और वो कम आयु में भी सीधा नहीं खड़ा हो पाती थी। राजेंद्र बाबू ने मुझे बताया कि बालिकाओं की दादी किसी का छुआ नहीं खाती, केवल ब्राह्मण रसोईया अपवाद है। छात्रावास का ब्राह्मण रसोईया महाराज उनकी थाली परोस देगा,
कुछ अन्यथा न मानना कहकर वे संकुचित से हो गए। तो वो राजेंद्र बाबू ने जो बताया था कि जो उनकी पत्नी है वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाती। दादी मतलब उन जो पोतियां उनके साथ पढ़ती थी ना लेखिका के पास, उनकी दादी किसी का छुआ हुआ नहीं खाती, केवल ब्राह्मण के हाथों का खाती। और ब्राह्मण रसोईया ही है, वो इनकी थाली परोस देगा, तुम इसको गलत ना मानना, ऐसा कहकर वो संकुचित से हो गए। मतलब उन्हें लज्जा सी महसूस हो रही थी। बिहार की जमींदार परिवार की वधू और स्वातंत्र्य युद्ध के अपराजय सेनानी की पत्नी होने का न उन्हें कभी अहंकार हुआ, न उनमें मानसिक रद्दी ही बनी। छात्रावास की सभी बालिकाओं तथा नौकर चाकरों का उन्हें समान रूप से ध्यान रहता। एक दिन या कुछ घंटों ठहरने पर भी वे सबको बुलाकर उनका तथा उनके परिवार का कुशल मंगल पूछना न भूलती। घर से अपनी पोत्रियों के लिए लाए मिष्ठान में से प्राय सभी बट जाता था। देखने वालों को यह देखने वाला यह जान नहीं सकता था कि वह सबकी या अय्या अर्थात दादी नहीं है। तो वो इतनी मतलब इतनी सम्मानित महिला थी क्योंकि उन्होंने जमींदार परिवार की वो वधू थी, बहू थी। स्वतंत्रता के युद्ध में जो सेनानी पराजित नहीं हुए उनकी पत्नी थी, यानी कि राजेंद्र बाबू जी की वो पत्नी थी। लेकिन उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं आया, लेखिका कह रही है अहंकार नहीं, मतलब घमंड नहीं आया। और ना ही उनके अंदर ऐसा हुआ कि मैं दूसरों से अपने आप को बड़ा समझूं। वो जितने भी वहां पर छात्रावास में उनकी जो और भी जो लड़कियां, उनकी पोतरियों के अलावा जो लड़कियां थी, नौकर चाकर थे, सभी के साथ एक साथ व्यवहार करते थे, सभी का उन्हें ध्यान रहता। थोड़े समय के लिए भी वो वहां आती थी तो सबका कुशल क्षेम पूछा करती थी, उनके परिवार के बारे में पूछा करती थी। जो वो लाती थी अपनी पोतरियों के लिए मिठाई आदि, वो सभी को बराबर रूप से बांट देती थी। कोई नहीं समझ पाता था कि ये केवल अपनी पोतरियों की दादी है या फिर सबकी ही दादी है। आगे बढ़ेंगे। गंगा स्नान के लिए तो मुझे उनके साथ प्राय जाना पड़ता था। उस दिन संगम पर जितना दूध मिलता, जितने फूल दिखाई देते, सब गंगा यमुना की भेंट हो जाते। कोलाहल करते हुए पंडों की पूरी पलटन उन्हें घेर लेती थी, पर वे बिना विचलित हुए शांत भाव से प्रत्येक को उसका प्राप्य देती चलती। कहती है कि गंगा स्नान के लिए वो मुझे अपने साथ ले जाया करती थी और मुझे जाना पड़ता था। और वो क्या करती थी, संगम पर जितना भी दूध फूल दिखते सब खरीद लेते थे, सब गंगा यमुना को दे देती, भेंट चढ़ा देती थी। और पंडित लोग उनके आगे पीछे घुमा करते थे, शोर मचाते थे, लेकिन वो परेशान नहीं होती थी। सबको जितना देना हो दक्षिणा आदि वो देती चली जाते थे। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के साथ बहुत सादगी और संयम से रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं धो लेती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई, झाड़ पोंछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। तो जो उनकी जो राजेंद्र बाबू जी की जो पोतरियां वहां पर छात्रावास में रहने आई थी, उनके साथ मतलब उन्होंने कह रखा था उनसे कि बहुत आराम से सादगी के साथ सादा जीवन से रहो, संयम से रहो। इसीलिए वो भी खादी के कपड़े पहना करती थी, खुद धोती थी अपने कपड़ों को, झाड़ू सफाई पोछा गुरुजनों की सेवा सब वो करती थी, क्योंकि वो उनका मानना था कि ये सब अध्ययन के विषय हैं, जरूरी अंग है। उस समय संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहती थी, अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में अनुपस्थित होती थी। स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के विद्यालयों में भर्ती हो गई। तो उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो सैनिकों का जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका जेल में आना जाना लगा रहता था। तो कभी विद्यापीठ के जो छात्रावास में कोई अनुपस्थित होता, कभी कोई अनुपस्थित होता। और जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, काफी उसमें से बालिकाएं दिल्ली चली गई और कुछ और ज्यादा जिनको पढ़ना था वो अंग्रेजों के विद्यालय में भर्ती हो गए। केवल राजेंद्र बाबू उपाध्याय उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पोत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इसकी चिंता करो। वे जैसे रहती आई हैं उसी प्रकार रहेंगी, कर्तव्य विलास में नहीं कर्म निष्ठा में।
तो वो कहते हैं कि फिर मुझे चिंता होने लगी कि अब राजेंद्र, जब वो राष्ट्रपति बन गए देश के, हमारा देश आजाद होने के बाद, कि अब उनकी पोत्रियां भी चली जाएंगी। लेकिन उन्होंने कह दिया कि दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन भी मेरा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि घमंड से मेरी पोत्रियों का दिमाग खराब हो जाए, इसीलिए तुम बस इनकी चिंता करो, जैसे रहती आई हैं अभी तक वैसे ही रहेंगी, क्योंकि कर्तव्य भोग विलास में नहीं होता कि हम आराम करते रहें, कर्म निष्ठा में है, मतलब हमें कर्म करना चाहिए। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूं तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया ही, साथ ही प्रयाग से सिरकी के बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। तो वो कह रही कि अब वो राष्ट्रपति भवन के बारे में बताती है, अगर मैंने जो मेरा सम्मान हुआ था राष्ट्रपति भवन में जाकर उसके बाद बारे में ना बताऊं तो क्या ही होगा। क्योंकि उन जो बालिकाएं थी मेरे पास पढ़ रही थी, उनकी दादी यानी राजेंद्र बाबू की पत्नी ने मुझे बुलाया, निमंत्रण दिया दिल्ली आने का, और मैं गई। लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि सिरके के बने, सिरकी कोई लकड़ी होती होगी, उसके 1 दर्जन सूप लेकर आना। 1 दर्जन यानी कि 12 सूप। उन्होंने बार बार आग्रह किया कि मैं उनके लिए इतना कष्ट अवश्य उठाऊं, क्योंकि फटकने पछोड़ने के लिए सिरकी के सूप बहुत अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता। वो कहती कि उन्होंने ये भी कहा कि इतना तो परेशानी उठानी पड़ेगी फटकने के लिए। बच्चों, पहले अनाजों को जो फटका जाता था आपने देखा होगा, वो सूप, ठीक है, और सिरकी के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें लाने वाला नहीं मिलता था। प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसे उससे भी अधिक विचित्र दृश्य उपस्थित तब हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। वो कहती है कि मैं प्रथम श्रेणी का डिब्बा था और मैं उसमें 12 सूपों को रखकर ला रही थी, तो वहां का जो दृश्य था बहुत अजीब गरीब तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो अजीब गरीब दृश्य हुआ वो था जब मैं राष्ट्रपति भवन से जो बहुत बड़ी कार आई थी मुझे लेने के लिए, उस पर मैंने इनको रखा, ये जो मैं उपहार उनके लिए लाई थी उसको लादा। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें इसमें से खुली रह गई। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहां पहुंचा था न पहुंचेगा, पर भवन की तात्कालिक स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। तो जहां हर द्वार पर वहां पर नौकर थे, सिपाही थे जो सलाम कर रहे थे, सब आश्चर्य से मुझे देख रहे थे, क्योंकि ऐसा अनोखा उपहार कोई आज तक नहीं लाया था और शायद कभी लाए भी ना। लेकिन उस समय जो उस भवन की जो स्वामिनी थी, मालकिन थी, उन्होंने मुझे अंक में भर लिया, यानी कि गोद में, मतलब गले मिल लिया, गोद में भर लिया। राजेंद्र बाबू तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण न करते थे। संयोग से मैं उपवास के दिन ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। तो कह रहे हैं कि राजेंद्र बाबू जी और उनकी पत्नी 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन भोजन नहीं करते थे, उपवास रखते थे। और ऐसा संयोग पड़ा कि महादेवी जी भी उपवास के दिन पहुंची, तो उनके अंदर ये जानने की इच्छा हुई कि वो कैसा भोजन लेंगी, मतलब मेरे लिए वो लोग जानना चाहते थे मैं कैसा भोजन करूंगी। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निम्न भोजन की इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थ की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजनों की अपेक्षा अधिक व्यय साध्य हो जाता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के फल, मेवे, मिष्ठान आदि एकत्र कर लेते हैं। तो पूछा गया उनसे कि क्या भोजन लोगे, तो महादेवी जी कह रही कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बनवाऊं। मैंने सोचा कि चलो इनके साथ जो ये भोजन करेंगे वही ठीक है, जैसा तुम लोग करोगे वैसे ही, क्योंकि फलाहार में अलग अलग प्रकार के अच्छे खाने की कल्पना होती है। क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा अगर हम देखें तो जो फलाहार का जो भोजन होता है, व्रत वाला जो भोजन होता है, उसमें ज्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि उस दिन अलग अलग प्रकार के फल, मेवे, मिठाई आदि इकट्ठे करने पड़ते हैं। ऐसा लगता है मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पलायन करते देखा। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और होठों में बालक जैसी सरल हंसी झलक उठे। तो कह रही कि वो शाम उन्हें कभी नहीं भूलेगी जब उन्होंने देखा कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, पहले राष्ट्रपति जो है, मतलब एकदम सामान्य से आसन पर बैठे हैं और उपवास के बाद, व्रत के बाद केवल उबले आलू से अपना व्रत खोल रहे हैं। और मैंने भी वही खाया। तो जब उन्होंने मुझे वही चीजें खाते हुए देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में संतोष था
और होठों पर हंसी थी, बिल्कुल बालकों जैसे, बच्चों जैसे, जैसे बच्चे हंसते हैं किसी को देखकर। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। कहते हैं उन्हें अच्छे से जीवन के मूल्यों की परख थी, इसी कारण तो उन्हें देश रत्न मिला। भारत जो हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उन्हें मिला। क्या कह रही है लेखिका कि उन्हें जीवन के मूल्यों की परख थी, वो सारी चीजों को अच्छे से समझते थे, इसीलिए उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली है। और उनका मन एकदम साफ था, सीधा साधा था, मन की स्वच्छता थी उनके अंदर, इसीलिए उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु यानी कि जिसे कोई ना जीत सके। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साचा टूटा गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे। कहते हैं कि बार बार मेरे अंदर तो यही प्रश्न उठता है, क्या भगवान के पास ऐसा साचा नहीं है जिसमें वो ऐसे लोगों को बनाता था जो कि कठिन थे, मतलब हृदय से वो मजबूत थे और लेकिन कोमल थे, कोमल चरित्र वाले थे। तो ऐसे शायद लोग बनने अब बंद ही हो गए हैं। अब हम बच्चों ने बहुत अच्छे से जान लिया राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं शब्द पिटारामी से। बच्चों पहला है मध्यात्मक, लिखा है मध्यात्मक नहीं है, गद्यात्मक है, भावपूर्ण, अटूट, न टूटने वाला, प्रतीक्षा, इंतजार, देहाती, ग्रामीण, वेशभूषा, पहनावा, विहंगम दृष्टि, पैनी नजर, विराजमान, विद्यमान, आकृति, स्वरूप, स्मृति, याददाश्त, संभव, मुमकिन, अनायास, अचानक, आकृष्ट, आकर्षित करना, विचित्र, अनोखा। ये है पाठ की शब्दार्थ, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। बच्चों करते हैं। लेखिका ने राजेंद्र बाबू को पहल किस वातावरण में देखा? गद्यात्मक, पद्यात्मक, नाट्य की है। गद्यात्मक, राजेंद्र बाबू की वेशभूषा थी शहरी, ग्रामीण, अमेरिकन, तो ग्रामीण। राजेंद्र बाबू के कोट का बटन टूटा था, नीचे का, बीच का, ऊपर का, तो ऊपर का। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति को देखकर लगता था मानो व्यापारी हैं, चिकित्सक हैं, कभी देखा नहीं, तो कभी देखा नहीं, कभी देखा है। लेखिका राजेंद्र बाबू से पहली बार संपर्क में आई सन 1911 में, 1936 में, सन 1947 में, तो 1936 में आई थी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए उनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, करते हैं। एक मौजा जूते पर उतर आया था, गांधी टोपी की स्थिति थी और भी विचित्र थी, मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके 15-16 पोत्रियां किसको? पोतियां, यानी कि पुत्र की जो बेटियां होती है वो। संयोग से मैं उपवास के दिन ही पहुंची। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य पर गलत का निशान लगाइए, करते हैं। लेखिका राजेंद्र बाबू को स्टेशन पर देखते ही पहचान गई, नहीं वो पहचान नहीं पाई थी। राजेंद्र बाबू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, नहीं राष्ट्रपति थे ये। राजेंद्र बाबू का जीवन सरल एवं सादगीपूर्ण था, बिल्कुल सही। लेखिका राजेंद्र बाबू की पोत्रियों को पढ़ाती थी, बिल्कुल सही। लेखिका राष्ट्रपति भवन में 1 दर्जन सूप लेकर पहुंची, बिल्कुल सही। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो सादगी भरा जीवन जीते थे। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।